बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है पीस रेट बेस्ड प्रीमियम प्लान्स। तो इस मेथड में बेसिकली वर्कर्स को पे किया जाता है प्रोडक्शन की बेसिस पर और टाइम की बेसिस पर नहीं किया जाता कि टाइम उनको जितना भी लगे काम करने में। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है समझने और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है सब इंसेंटिव स्कीम में से। अच्छा, इसका फॉर्मूला है हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वर्कर था, उसको पे किया जाता है ₹0.50 पर यूनिट और वो प्रोड्यूस करता है 18 यूनिट 7 आवर्स में। तो अब ये 7 आवर्स इसमें इररेलेवेंट है, तो ये ऐसे ही लिखा है। इसको आपने अपना वेजेस कैलकुलेट करते हुए कंसीडर नहीं करेंगे इस स्कीम में। तो आप बस 0.50 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वेजेस आ जाएंगे। आगे इसके एडवांटेजेस हमें दिए गए हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे पास एफ़र्ट एंड रिवॉर्ड में डायरेक्ट कनेक्शन है कि जितना कोई एफ़र्ट करेगा, मतलब कि जितना कोई आपके पास बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है कोई, तो उसको उस हिसाब से वेजेस मिलेंगे। तो एफ़र्ट एंड रिवॉर्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं। अच्छा, और दूसरा हमारे पास डायरेक्ट इंसेंटिव। अब वर्क के साथ हमारे पास डायरेक्टली इंसेंटिव हमें मिल रहा है, तो हमारे पास एक टेंडेंसी होगी वर्कर्स के पार्ट पर कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और जो करेक्ट प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। देन इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास है कि प्रोडक्शन का वॉल्यूम हमारे पास बढ़ जाएगा। देन हमारे पास जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो डिक्रीज़ होगी। ओके, देन हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड है, तो लेबर कॉस्ट की प्रोडक्शन आप एडवांस में कर सकते हैं। ओके, देन इस सिस्टम के अंदर हमारे पास वर्कर रिज्यूम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टाइम की और आउटपुट की। तो हमारे पास किस चीज़ का स्कोप होता है? रिडक्शन इन मैनेजरियल कॉस्ट, कि हमें मैनेज करने की जो हमारी कॉस्ट थी अब वो हमारे पास कम होगी। देन पेमेंट हमारे पास लिंक होती है रिज़ल्ट के साथ, इसलिए आइडल टाइम जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम हो जाती है हमारे पास फारिग वक्त की जो हमें कॉस्ट पड़ती है। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। इनिशियल स्टेज पर हमारे पास सेटिंग ऑफ पीस रेट्स और स्टैंडर्ड आवर्स इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, के हमारे पास काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं कि हमने कैसे स्टैंडर्ड आवर्स के रेट सेट करने हैं, क्योंकि हम टाइम की बेसिस पर तो कर ही नहीं रहे। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी हमने कंसीडर करना होता है। तो बेसिकली फेयर स्टैंडर्ड हमारे पास इस्टेब्लिश करना मुश्किल है। और सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, बिकॉज हर वर्कर चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें, तो हो सकता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में क्वालिटी को कम कर दें। देन हमारे पास मेंटेनेंस है। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, बेसिकली इसका कंसीक्वेंस ही है कि क्योंकि क्वालिटी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं तो फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें एक रिजिड सिस्टम बनाना पड़ता है कि क्वालिटी सही रखें। उसके लिए सुपरविजन का और इंस्पेक्शन का सिस्टम बनाना पड़ता है, तो वो भी एक हमारे लिए एक काम है, उसमें भी कॉस्ट आएगी। देन इस पॉइंट पे है कि चाहे ज़्यादा हमने आवर्स फिक्स नहीं किए, बट वर्कर्स इस ख्वाहिश में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, वो उनको ज़्यादा फटीग हो सकती है और देन उनकी हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने कहा कि इसमें फ़्लो ऑफ वर्क नहीं रहता, बिकॉज फिक्स्ड आवर्स होंगे आपके पास, तो पता है इतने घंटे आना है, इतने घंटे काम करना ही करना है। बट इस सिस्टम में कभी कभी वर्कर को इस तरह इंथुजियास्टिक हो जाएगा वो कि जी मैंने काम करना है, एक दिन वो ज़्यादा काम करेगा, फिर 5 दिन वो छुट्टी कर लेगा, तो यहाँ पर एक फ़्लो हमारे पास डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने कहा ये सिस्टम हमारे पास वहाँ पर अनसूटेबल होगा जहाँ पर हमारे पास क्वालिटी ऑफ वर्क को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, क्योंकि पहले ही नहीं दी जा रही, तो ऊपर से सिर्फ प्रोडक्शन पे हम गौर कर रहे हैं, तो इस तरह ये सिस्टम वहाँ पर सूटेबल नहीं होगा। देन इसका एक ये मसला कि इसमें हम रेगुलर रेट हमेशा देते हैं। देखिए ये रेगुलर रेट, यूनिफॉर्म रेट देते हैं हम। जितनी भी क्वांटिटी या फिर क्वालिटी हमारे पास अच्छी हो रही है या क्वांटिटी सिर्फ ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसके साथ क्वालिटी का जो भी रिलेशन है उसको हम देखते ही नहीं हैं। तो कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं होता अगर आपने बहुत अच्छा काम भी किया या फिर आपने कोई ख़ास अच्छा काम नहीं किया तो उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं होती। तो बस इसमें क्वालिटी का यानी कि कोई ख़ास रोल नहीं है। और लास्ट पॉइंट में उन्होंने यही कहा कि इसमें हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती मिनिमम पेमेंट की, तो ट्रेड यूनियंस जो हैं इसको ज़्यादातर अपोज करती हैं कि इस सिस्टम को ना लाया जाए। और इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि वैसे तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं ये सिर्फ अगर आप पीस रेट सिस्टम सिर्फ अकेला यूज़ कर रहे हैं तो ये ड्रॉबैक्स हैं, बट अगर आप इसको एक मिनिमम वेजेस के साथ अप्लाई करते हैं कि मिनिमम वेजेस इतने मिलने ही मिलने हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे
कि एक पीस के हिसाब से ज़्यादा पीस आपने प्रोड्यूस किए हैं तो फिर कितना मिलेगा। देन अगर आप इन दो सिस्टम का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो ये उन्होंने क्या बहुत सुपीरियर सिस्टम है सिर्फ टाइम बेस्ड सिस्टम से, कि आपने 9 to 5 काम करना है तो आपको इतना मिल जाएगा। तो इस सिस्टम से अगर आप ये वाला पीस रेट वाला यूज़ करते हैं विद इन कम्बिनेशन विद मिनिमम वेज तो ये मच सुपीरियर है। अदरवाइज़ ये भी हमारे पास इसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि पीस रेट सिस्टम को हम पेमेंट बाय रिजल्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि हम रिज़ल्ट के बेस पर ही पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क मेजर किया जा सकता है। वर्क हमारे पास रेपिटेटिव नेचर का होता है और प्रोडक्टिविटी हमारे पास स्किल्स और एफर्ट से क्लोजली रिलेटेड है। तो ऐसी सूरत में आप यूनिट कॉस्ट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अगर तो ये केस है हमारे पास तो। और अगर पॉसिबल है हमारे पास कि हम अफेयर और एक्सेप्टेबल पीस रेट फिक्स कर दें तो वर्कर्स की पंक्चुअलिटी वगैरह का ध्यान रखा जा सकता है। और अगर हमारे पास fear of unwarranted rate cutting by management and the management realizes the significance of the system, तो अगर तो वर्कर्स को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि उनकी कोई अनफेयर कटिंग नहीं होगी उनके वेजेस में से, तो अब ये सारी कंडीशंस जब होंगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारा पीस रेट सिस्टम सूटेबल होगा, तब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंडीशंस नहीं हैं तो फिर काफ़ी हमारे पास मसाइल आ जाएंगे। ओके, देन डिफरेंशियल पीस रेट्स। अच्छा, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंशियल पीस रेट में जितना वर्कर ने एफिशिएंट ज़्यादा काम किया है तो आप उसको उसकी बेस पर रिवॉर्ड करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होना था कि वर्कर काम करता जा रहा है और उसे लगना था कि मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, जितनी भी एफिशिएंसी दिखा रहा हूँ, ये वर्थ वाइल नहीं है। तो उसको वर्थ वाइल बनाने के लिए हम उन्हें इंसेंटिव्स देते हैं। तो इस डिफरेंशियल पीस रेट के हमारे पास दो स्कीम्स हैं, एक टेलर डिफरेंशियल रेट है और एक मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट है। ठीक है, तो टेलर्स में क्या होता है हमारे पास, ये WF टेलर ने दिया था ये स्कीम, और इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। तो इसकी बेस हमारे पास एफिशिएंसी पे नहीं है कि वर्कर को उसकी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी के मुताबिक पे किया जाएगा। तो बेसिकली इस सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई बेस पे जो है वो गारंटीड नहीं होती। ठीक है, और इसमें हमारे पास दो फिक्स रेट्स होते हैं, 2 फिक्स रेट्स। एक हमारे पास लोअर होता है कि अगर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, ठीक है, एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, अगर इससे कम प्रोडक्शन हुई है तो उसके लिए एक फ़िक्स रेट होता है। ठीक है, और एक फ़िक्स रेट हमारे पास होता है अगर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमने की है स्टैंडर्ड से ज़्यादा। तो अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अच्छा, तो दो बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप क्या कहते हैं टाइम टेकन पे करेंगे कैलकुलेट, या फिर आप आउटपुट के ज़रिए करेंगे। तो जब आप टाइम टेकन से कर रहे हैं तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल टाइम है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास एफिशिएंसी की परसेंटेज आ जाएगी। और अगर आप आउटपुट से निकाल रहे हैं, आउटपुट की बेस पर, तब आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल आउटपुट है उसको आप डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से, देन आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये भी आपके पास एफिशिएंसी निकल आएगी। बट स्टैंडर्ड टाइम के केस में आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड को आपने न्यूमरेटर में रखना है, एक्चुअल को डिनोमिनेटर में। आउटपुट के केस में एक्चुअल हमारे पास न्यूमरेटर में और स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं हमारे पास। तो ये देखिए, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था और एक्चुअल टाइम, तो हमने स्टैंडर्ड को डिवाइड कर दिया एक्चुअल से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 75% एफिशिएंसी आ गई। और ये आउटपुट के केस में 5 हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट था और 6 एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल को हमने डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया हुआ था, नॉर्मल रेट दिया हुआ था, और ए ने प्रोड्यूस किए हैं 25 यूनिट, बी ने प्रोड्यूस किए हैं 30 यूनिट्स। तो हमने डिफरेंशियल अप्लाई करना है 80% ऑफ पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, 120% ऑफ पीस रेट एट अबव। तो सबसे पहले तो देखिए, जो स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है ना, वो हमारे पास पर आवर में नहीं दिया हुआ, मिनट्स में दिया हुआ है, और जो रेट हमारे पास है वो आवर में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 आवर में हमारे पास यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए देखें, 20 में 1 होता है, तो 60 में निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारे पास आ गया कि पर आवर हमारे पास 3 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं।
तो पर डे में कितने होंगे, उन्होंने कहा हमारा जो वर्क डे है वो 9 आवर्स का है, तो इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन में हमारे पास स्टैंडर्ड 27 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब पर पीस का रेट निकालेंगे। हमें रेट क्या दिया हुआ था, पर आवर का रेट दिया हुआ था 0.90। अब देखें पर आवर का दिया हुआ, तो जब हमने इससे रेट निकालना है तो जितने पर आवर में एक घंटे में हमारे पास जितने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं उससे हम डिवाइड करेंगे, ना कि हम एक दिन की यूनिट से करेंगे। अगर हमने एक दिन के करना है तो फिर हमारे पास रेट भी एक दिन का होना चाहिए। रेट हमारे पास एक घंटे के, तो एक घंटे में जितने प्रोड्यूस होते हैं उसी से डिवाइड करना है। तो 0.90 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पर पीस का रेट आ गया। अब आपने एफिशिएंसी निकालनी है। वर्कर ए की एफिशिएंसी 100% से कम है और वर्कर बी की एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है। देखिए 80% और 120%। तो देखिए वर्कर ए ने प्रोड्यूस किए 25 यूनिट्स, तो 25 यूनिट्स को जो हमारे पास रेट आया था एक यूनिट का रेट था 0.30, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने उसने यूनिट प्रोड्यूस किए थे 25, तो हमारे पास ₹7.50 आ जाएगा। तो बी ने क्या अर्निंग्स की थी, हमारे पास बी ने 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे और उसको भी हम पर पीस के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ गए ₹9। तो अभी तो हमने उनके बेसिक वेजेस निकाले हैं पर यूनिट के हिसाब से, स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से। अब हमने टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से निकालने हैं। तो अभी आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था। देखिए हमारे पास आउटपुट है ना, तो आउटपुट के हिसाब से देखेंगे क्या था कि एक्चुअल उसने जितने प्रोड्यूस किए हैं उसको स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब एक्चुअल हमारे पास दोनों के हमें पता है। स्टैंडर्ड क्या था, जो हमने ये स्टैंडर्ड निकाला था कि एक घंटे में हमारे पास 3 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं और एक दिन में हमारे पास 27। तो 27 हमारे पास स्टैंडर्ड है एक दिन का, और एक दिन में उन्होंने एक्चुअली कितने प्रोड्यूस किए हैं, ए ने किए हैं 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 100, तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 92.59%, और बी ने हमारे पास किए 30 और स्टैंडर्ड हमारे पास क्या था 27, तो इनको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 111% हमारे पास आ गई बी की एफिशिएंसी। अब ए के केस में हमारे पास उसकी एफिशिएंसी कम थी, उसको हमने कहा था 80% के हिसाब से हमने इंसेंटिव देना है, तो 80% 0.30 का कितना बनता है 0.24, ये एक पीस के हिसाब से है, ठीक है। और जिसका हाई रेट था बी का, उसको हमने कहा था 120% के हिसाब से देना है, तो एक पीस पर उसका कितना इंसेंटिव होगा 120% किस चीज़ का 0.30 का, तो ये एक पीस के हिसाब से इसका आ गया। अब इन्होंने जितने पीस प्रोड्यूस किए थे उन पर इन्हें ये मिलेगा। तो ए के लिए हम 25 पीसेस प्रोड्यूस किए थे, उसको इस इंसेंटिव रेट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बी ने हमारे पास 30 किए थे तो उसको इस रेट से, और हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। तो क्लियर इससे क्या है हमारे पास कि जिसकी लो एफिशिएंसी थी उसको लेस वेजेस मिलेंगे और जिसकी हायर एफिशिएंसी थी उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एफिशिएंट वर्कर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल सिस्टम है। देन हमारे पास मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट है। ये हमारे पास टेलर के सिस्टम की ही स्लाइड सी मॉडिफिकेशन है कि इसमें यह होता है हमारे पास 2 की जगह 3 रेट्स होते हैं। तो टेलर सिस्टम में तो वर्कर को पिनलाइज़ किया जा रहा था ना, कैसे कि उसको फिर कम रेट हम दे रहे थे, 80% दे रहे थे उसका रेट, 100% से हम लोअर थ्रेशोल्ड पर चले गए थे। और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको पिनलाइज़ नहीं कर रहे, तो यानी कि उसकी एफिशिएंसी अगर हमारे पास 80% भी आ रही है ना, तो उसको नॉर्मल पीस रेट दिया जाएगा, और अगर अप टू 100% जा रही है तो उसको अबव नॉर्मल दिया जाएगा, और अगर एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा है तो उसको 20% अबव नॉर्मल रेट दिया जाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा डे वेजेस इसमें भी हमारे पास गारंटीड नहीं है, मतलब कि कोई बेस रेट नहीं है हमारे पास, ओके सॉरी बेस पे नहीं है। अच्छा, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मल पीस रेट जब तक 80% एफिशिएंसी है तो ये रेट है हमारे पास। हाई टास्क हमारे पास कितने हैं कि 40 यूनिट्स पर वीक हमारे पास बनाएंगे, तो ये हाई टास्क है। और आउटपुट 3 वर्कर्स का दिया हुआ है, एक का 32 यूनिट्स, 37 और 42 रिस्पेक्टिवली। तो इनके वेजेस फाइंड आउट करने हैं अगर स्ट्रेट पीस रेट बेसिस पर हम करते हैं। तो एफिशिएंसी लेवल सबके पहले निकाल लेने हैं हमने, तो आउटपुट के लिहाज से निकालेंगे तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये तीनों के निकाल लिए। फर्स्ट वर्कर 80% पे था, देन 92 एंड देन 105। तो वेजेस ऑफ ए नॉर्मल रेट पर, जब हमने नॉर्मल रेट पर निकाले, क्योंकि
उसकी एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड थी। और ये हमें क्या कह रहे थे कि जब बिलो स्टैंडर्ड है तो हमने कोई पेनल्टी नहीं लगानी, यानी कि अगर 100% हमारे पास बेस था ना, तो हमने उसको ये नहीं करना कि हम उसको 80% करके दें, 20% हम कम कर दें, हमने उसको ये बेस रेट स्टैंडर्ड ही देना है, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे, जो नॉर्मल ₹5 था उससे। अब वेजेस ऑफ बी जो हैं वो हमारे पास नॉर्मल रेट प्लस 10 अबव है, क्योंकि नॉर्मल 80% एफिशिएंसी थी ना, तो उससे हमारे पास ज़्यादा है। तो हमने उसको ज़्यादा कितना देना है, हमने उसे 10% ज़्यादा देना है। तो मतलब कि जो नॉर्मल रेट था 5, इसमें हम 10% ऐड कर देंगे। 5 प्लस जो 5 का 10% बनता है वो 0.5 बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि अब हम इसे किस हिसाब से दे रहे हैं, ₹5.5 के हिसाब से। और जो सी था उसने हमारे पास 20% ज़्यादा काम किया था, तो उसकी 100% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी थी, तो उसे अब हम 20% उसने एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं दिखाई, उसने 5%, 100 से बस अबव होनी चाहिए हमारे पास एफिशिएंसी, तो हम उसे रेट कितना देंगे, 20% अबव देंगे। मतलब कि ₹6 के हिसाब से हम उसके वेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर हमने अप्लाई करके बता दिया कि सबके कितने बन रहे हैं। इससे भी हमारे पास क्लियर है कि अगर किसी वर्कर का आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड है तो उसे नॉर्मल रेट दिया जाएगा, अदरवाइज़ देन उसे एफिशिएंसी के हिसाब से दिया जाएगा। देन ग्रुप बोनस सिस्टम हमारे पास। तो ग्रुप की बात क्यों हो रही है, बेसिकली कोई अगर हमारे पास असेंबली लाइन में या मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम कर रहा है तो उसके लिए अकेले तो किसी और की असिस्टेंस के बगैर या कोऑपरेशन के बगैर काम करना, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना इम्पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में कंपनीज़ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स को इंट्रोड्यूस कराती हैं। तो इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, तो स्टैंडर्ड टाइम इज सेट, स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास सेट कर दिया जाता है कंप्लीशन के लिए। अगर टाइम उससे ज़्यादा लिया जाएगा जितना टाइम अलाउड है तो उनको टाइम वेजेस ही मिलेंगे टाइम के हिसाब से। अगर टाइम टेकन लेस है एक्चुअल टाइम से तो उनको बोनस मिल जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, टीम स्पिरिट हमारे पास बढ़ेगी, म्यूचुअल डिपेंडेंस जो है हमारे पास उससे हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। देन ग्रुप इंसेंटिव प्लान असिस्ट इन रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर, एक्सीडेंट, स्पॉइलेज एंड वेस्ट एंड एब्सेंटीज़म। तो इन सारे नुकसानात से हम बच सकते हैं कि लेबर छोड़ के भी कम जाएगी, एक्सीडेंट, छुट्टियाँ कम करेंगे, स्पॉइलेज, वेस्टेज कम होगा। गुड आउटपुट हमारे पास विल क्वालिफाई फॉर बोनस एंड दिस कैन बी अर्न ओनली इफ़ ईच मेंबर हैज़ परफॉर्म्ड हिज और हर टास्क सेटिस्फैक्टरीली। तो अगर सब अपना काम सेटिस्फैक्टरीली करेंगे, बिलो एवरेज काम नहीं होगा तो गुड आउटपुट आएगा, देन सबको मिलेगा। तो इसलिए सब अपना पार्ट करेंगे, बिकॉज देन अगर टीम में कोई एक इंसान नहीं कर रहा तो अदर्स विल ब्लेम हिम कि आपने ये काम सही से नहीं किया। तो इसलिए ये सबको मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा सिस्टम है। देन हाई आउटपुट हमारे पास शुड रिजल्ट एज द स्लोअर वर्क इन द ग्रुप विल फॉलो द एग्जाम्पल। ये वही बात है कि दूसरों को देख के बाकी एम्प्लॉयज़ भी सही काम करेंगे। और कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ होगी और फिक्स ओवरहेड विल बी स्प्रेड ओवर ए ग्रेटर नंबर ऑफ़ यूनिट्स। जो ओवरहेड हमें आ रहा है क्योंकि यूनिट्स बढ़ेंगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा, यानी कि पर वर्कर का ओवरहेड हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ा क्योंकि अभी हम एज अ ग्रुप चल रहे हैं। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अ फास्टर वर्कर जो है हमारे पास वो डिससेटिस्फाई हो सकता है अपनी अर्निंग्स के साथ कि मैं बाकियों से ज़्यादा काम कर रहा था बट मैं फ़ास्ट हूँ और बाकी स्लो हैं, तो इनको भी मेरी वजह से फ़ायदा हो रहा है और मुझे कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अल्टरनेटिवली उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर उसे हायर रेट भी दिए जा सकते हैं। और अगर कोई मेंबर बीमार हो गया तो पूरे ग्रुप का जो आउटपुट है वो सफ़र करेगा। अच्छा, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज़्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि जब लोग आपस में मिलकर काम करेंगे तो उनको सुपरवाइज़ करना ज़रूरी होगा। अच्छा, जब हम अटेम्प्ट करते हैं ग्रेटर आउटपुट की तो क्वालिटी ऑफ वर्क यहाँ पर भी हमारे पास डिटीरियोरेट हो सकती है और एक्सेसिव मटेरियल वेस्टेज भी हो सकता है। तो टोटल वेजेस आगे हमारे पास आ जाते हैं। टोटल वेजेस में हमारे पास बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, एम्प्लॉयर का जो अपना कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में, स्टेट इंश्योरेंस और जितने भी बेनिफिट्स हैं ये सब मिलके हमारे पास टोटल वेजेस बनाते हैं। और कुछ बेनिफिट्स को हम डायरेक्ट लेबर के पार्ट में भी ट्रीट कर सकते हैं और जो दूसरे हैं वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। और इन पर्पसेस के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑफ चार्जिंग अ पर्टिकुलर जॉब और जॉब्स द वेज रेट इज़ टू बी असर्टेंड। तो एक वेज रेट जो है वो हमारे पास इस तरह एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि जो सारे वेजेस और बेनिफिट्स हैं उनको फाइंड करते हैं, फिर इफेक्टिव आवर्स पे डिवाइड कर देते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक रेट आ जाए। तो फिर वेज रेट हम डिराइव करते हैं
अच्छा, तो वो जो हम डिराइव करेंगे वो हमारे पास लेबर कॉस्ट पर आवर होगा कि पर आवर लेबर जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से हम उसे डिराइव करके इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। एंड द जॉब शुड बी चार्ज अकॉर्डिंगली, तो जॉब को भी हम उसी तरह हम चार्ज करेंगे। द ऑपरेटिव पार्ट इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये कैसे ऑपरेट होता है इसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन से देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिक सैलरी दी हुई है, उसकी अलाउंस, लीव सैलरी, प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूशन है, दैन एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है पेंशन फंड में, प्लस जो लेबर की एमेनिटीज़ हैं हमारे पास, दैट नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ इन अ मंथ। तो ये स्टेटमेंट बनाएंगे लेबर कॉस्ट की पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे का वर्किंग डे है हमारे पास, बेसिक सैलरी और ये सब अलाउंस लिख के इन सबको ऐड किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ भी नहीं किया, ये सारा लिखा है बस। और जो परसेंटेजेस लिखी हुई थी, जैसे कि ये लीव सैलरी थी, ये 10% थी 1 और 2 का, तो इन दोनों का 10% हमने निकाल लिया। तो 4 का 10% जैसे कि निकाल लिया तो वो लीव सैलरी आ गई। देखें यहाँ से और यहाँ से 0.4 बनता था ना, तो 0.4 प्लस 0.4 तो 0.8 आ गया। इस तरह जहाँ जहाँ परसेंटेजेस थी 1, 2 और 3 की, तो ये देखें, तो ये जो हमारे पास 4 था 4 और ये हमारे पास 0.8 बन रहा था। तो अब हमने 8% निकालना है 1, 2 और 3 का, तो इसका 0.4, इसका 0.4, तो ये तो बेसिकली 10% था ना, ठीक है, ये 10% थे और ये जो है ये तो टोटल ही है, ये कोई परसेंटेज नहीं है। देन हम निकालेंगे 8%, तो 4 का 8% और देन इस 4 का भी 8% निकाल लेंगे और फिर इस 0.8 का 8% निकालेंगे, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो वो जो आएगा वो हमारे पास एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा प्रोविडेंट फंड में, जो कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए 0.70। इसी तरह बेसिकली इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बस ऐड कर दिया गया तो टोटल आ गया हमारे पास। देन प्रॉब्लम क्वेश्चन है, लेमन कार कंपनी ऑपरेट्स 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट्स इनकी होती हैं। डे शिफ्ट का रेट है हमारे पास ₹15 पर आवर और नाइट शिफ्ट का है हमारे पास ₹15.50। सेम वर्क है हमारे पास, और लेकिन क्या कहते हैं 0.50 हमारे पास ज़्यादा दिया जा रहा है नाइट शिफ्ट में, क्योंकि वो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स नहीं है ना। अच्छा, तो हमने क्या करना है, पास अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड पे रोल ऑफ अ नाइट शिफ्ट वर्कर हु वर्क्स इन 35 आवर्स इन द वीक। तो हमने अकाउंटिंग एंट्री एक बनानी है, किसका पे रोल रिकॉर्ड करने के लिए, नाइट शिफ्ट वर्कर का, जो कि 35 घंटे हमारे पास काम करते हैं वीक में। तो बेसिकली करना कुछ भी नहीं है आपने, कुछ करना है बल्कि मल्टीप्लाई करना है। इस 15.50 को मल्टीप्लाई कर देना 35 आवर्स से, ठीक है, तो आपके पास एक रेट आ जाएगा। आपको उसको आपने टेबल में एक बना के लिख देना कि लाइक वेजेस एक्सपेंस और वेजेस पेएबल, या अकाउंट का टाइटल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट वर्कर आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। और उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वेट अ मिनट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट। तो ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा 542.5 आई थिंक, और यहाँ पर भी लिख लेंगे। तो बेसिकली ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, वेट अ मिनट। अच्छा, तो ऐसे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब डेबिट है हमारे पास, तो ये क्या कहते हैं, कंपनी में एक कॉस्ट इनकर हुई है कि हमने लेबर को इतना देना है, और क्रेडिट में है कि अब जब हमने कैलकुलेट कर ली है तो ये हम ओ करते हैं अपने एम्प्लॉई को कि ये हमने उसको पे करना ही करना। तो ये इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। तो जब एंट्री बनाने का कहेंगे तो वो हमने ऐसी बनानी है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है।